मुल्क की सियासत की कुछ बात करें। अदम इस्तेहकाम के साए मंडला रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने के फ़ैसले पर कायम हैं और वो कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने जो भी उनके अमाल और जो उनके किरदार हैं उसकी बुनियाद पर वो हो जाएंगे नाअहल। सुलेमान शहबाज साहब वापस आ चुके हैं, ज़मानत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो कि मुल्क की सियासत में हो रहे हैं, लेकिन अवाम का मसला जो है वो ये है कि माशी सूरत हाल की वजह से उनके ऊपर आ रहा है एक अफेक्ट और वो अफेक्ट किसी तरीके से नहीं हो पा रहा। अब इस हवाले से क्या हो रहा है, तमाम मामला पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने खबर सुन ली एयर इंडिया वाले 500 जेट खरीद रहे हैं जी, उसकी वजह क्या है बताएं? जब से प्राइवेटाइज हुई है एयरलाइन बन गई है। अच्छा, तो हम क्यों नहीं फिर प्राइवेटाइज करते पीआईए को? आप ले लें सर, मैं कहाँ ले लूं? वो किसी ने बयान दिया था ना कि 1 रुपए पे भी बेचे कोई तो ना ले। आप 1 रुपए में ले लें। कोई नहीं लेने को तैयार है जी, खसारे में लेने को तैयार है, इतना खसारा है कोई तैयार। तो फिर तो ये सही होने का फिर। लेकिन अगर कोई तैयार हो तो बेचने को तैयार है हम। जी, हुकूमत भेज देगी मेरे। एम्प्लॉइज ले लें, मैं तो कहता हूँ एम्प्लॉइज ले लें। अच्छा, ये ऑप्शन, ये एक ऑप्शन है। हाँ वैसे वाकई, क्योंकि हमारे जो हुकूमत का निज़ाम है उसके अंदर एयरलाइन नहीं चल सकती। अच्छा, कोई कारोबार भी नहीं कोई चल सकता। एयरलाइन तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं खुद 3 साल पीआई में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हालात हैं। जो हुकूमत की डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर ये नहीं रह सकती। एयर इंडिया भी आप देखें, जैसे ही उससे निकला है प्राइवेट सेक्टर में आया है, बिल्कुल टाटा साहब 1.5 साल के अंदर चेंज किया आप देख लें, वर्ल्ड लेवल की एयरलाइन बन जाएगी अब। बिल्कुल सही है। अच्छा, ज़रा हम उस पर आएं कि जी मामलात हमारे क्या चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो अवामी मसला, मईशत वाला जो मसला जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है और क्या हमें कुछ नज़र आएगा कि आने वाले दिनों में कुछ हो रहा है? क्योंकि मिफ्ता साहब के बयानात अलग, डार साहब के बयानात अलग, और तेल की कीमतें आलमी मंडी में अलग, वो कम हो गई हैं कहते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कम कर रहे? तो ये भी सवालात होते हैं। एक एक करके बात कर रहे हैं। बताएं तेल से शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब आपकी मईशत कमज़ोर होती है, इस वक्त सिर्फ तेल में आलमी मंडी का मसला नहीं है। आप जो प्रीमियम एक होता है, जब ट्रेडर बेचता है मार्केट में, दुनिया में एक सप्लाई डिमांड का इशू भी है। तो पेट्रोल डीजल पहले $3-4 फी बैरल प्रीमियम होता था, अब वो $20 और $24 पे चला गया है। तो खाम तेल की कीमत कम जाती है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल की कीमत ऊपर रहती है। इस वजह से आपको ये कीमतें वही हैं, कीमतों को इस्तेहकाम दिया हुकूमत ने, वहीं पे कायम है। उनको कम करने में वक्त लगेगा। जब मईशत ठीक होगी और आलमी मईशत ठीक होगी, फिर जाकर आप एक खातिर ख्वाह कमी देखेंगे पेट्रोल डीजल में। जो मईशत के हालात हैं, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये जो मुल्क के हालात मैंने देखे हैं, ऐसे हमारी तारीख में नहीं हुए। और इन चैलेंजेस का मुकाबला आज ये हुकूमत कर रही है, लेकिन इसका बोझ इतना बड़ा है कि वो कोई एक हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मैं हकीकत से कहता हूँ। जो मुश्किल फ़ैसले आपने करने हैं, आज उन पे आपको कंसेंसस करना पड़ेगा, और तमाम सियासी जमातों को, तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें अस्करी कुव्वतें भी शामिल हैं, इन सब को इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं टेक्निकली या नहीं? नहीं, टेक्निकली हमने पैसे तो दे दिए, चलो जो हमने बाहर देने थे, लेकिन हम अगर उधार पर चल रहे हैं और चीज़ों को हम जो हमने किसी को भी पैसे देने हो, अगर हम कहें कि हम थोड़े दिन के बाद देंगे, तो टेक्निकली तो हम डिफ़ॉल्ट में हैं। नहीं, टेक्निकली डिफ़ॉल्ट वो देखिए हर तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट दुनिया में बहुत से मुल्क कर चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं है। आपने उसको अवॉइड करना है, उसको आपको मैनेज करना पड़ता है, और वो यही तरीके हैं, मुश्किल फ़ैसले करके। इसमें कोई आसान रास्ता नहीं है। आज हमने इम्पोर्ट कंप्रेशन की हुई है, यानी इम्पोर्ट्स को रोका हुआ है। इस तरह करेंसी को अब देखना पड़ेगा कि आप कितना फ्लोट करते हैं, क्योंकि अगर करेंसी नीचे रहेगी तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स पे कमी वाक़या होती है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आज एक ऐसा क्राइसिस है जिसमें सबको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये खोज लगाना चाहें, अगर हमें ये खोज लगाने का बड़ा शौक है कि कौन कर गया, क्यों कर गया, कमीशन बना दो, तो वो शौक पहले पूरा कर लें। अच्छा, क्योंकि इसमें हिस्सा सबका है। सही है, कोई भी इससे बड़ी जिम्मा नहीं है।
मैं कहूँ जी वो इमरान खान कर गया, वो कहे कि नहीं जी उससे पहले नून लीग कर जरदारी साहब का फिलहाल इसमें क्या हिस्सा है जी? फिलहाल वाली जरदारी साहब की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक। वो तो पुराना वक्त है ना। आज भी हुकूमत उसके बाद आप लोगों ने टर्न अराउंड किया। आज भी हुकूमत में हिस्सेदार हैं। फिर पीछे जाएंगे तो मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात जाते जाते कायदे तो चली जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये अपने खोज को छोड़ें, आज हल तलाश करें। और हल जो है वो इत्तेफाक में है, वो इंतशार में नहीं है। लेकिन अब बैठेंगे कैसे? हल और भी बड़ी चीजों में निकालना है। बैठेंगे जब आपको समझ आएगी कि हमारा मुल्क हमें ज्यादा अजीज है अपने सियासी मकासद से, तो हल खुद ही मिल जाए। लेकिन वो आज के तमाम अखबारों की हेडलाइन जो मैं देख रहा था वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान इतना ईगोइस्टिक आदमी है कि मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। अब एक तरफ इमरान खान साहब का भी ना बैठने का एक वतीरा रहा है, और अब ये बात भी आ गई कि जी मैं भी नहीं बैठ सकता हूँ। तो फिर जब दोनों नहीं बैठेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो वो डार साहब और सदर साहब ही मुलाकात करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि मशरूत में नहीं बैठ, मशरूत कोई नहीं बैठता। अच्छा, मशरूत ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब की है कि वो दावत, उन्होंने पहले दावत दी है, ये नई बात नहीं है उनके लिए। जब वो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी दावत दी है, एज प्राइम मिनिस्टर भी दावत दी है। और आज सिर्फ दावत की बात नहीं है, आज ज़रूरत है। आज इसके अलावा कोई हल नहीं है आपके पास। आज आप इलेक्शन करा लें, एक जमात सारी सीटें जीत जाए, कुछ नहीं कर सकेगी। तो ये मामलात आसान नहीं है, हमें शायद इसकी तशवीश का। नहीं तो फिर क्या इलेक्शन जब होंगे उसके बाद दोबारा यूनिटी गवर्नमेंट की तरफ आप लोगों का इरादा है? आपको उस वक्त भी यही बैठना पड़ेगा। लोग तो यही हैं जी, यही लोग हैं। आज बैठे हैं तो आपके मसाइल जल्दी हल हो जाएंगे। कल इलेक्शन करवा लें, उसके बाद जो आता है वो उसके सबको बैठना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब अगर हम इलेक्शन की बात करें तो फिर इमरान खान साहब को तो नाअहल करने वाले बयान चल रहे हैं कि जी वो राना सनाउल्लाह साहब का तो बयान ये है कि जी वो तो नाअहल होंगे ही होंगे, बस हो गए तकरीबन। नहीं, जो हमारा इंसाफ का मेयार है उसके मुताबिक तो नाअहल ही है। अगर हम ये कहें कि तुमने अपने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए थे और वो तुम्हारा सासा बन गए और वो तुमने डिक्लेयर नहीं किए, तो हम तुम्हें ताहियात नाअहल करते हैं। अच्छा, वो बेटे वाला भी एक स्पिन है जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत मर्तबा आता है, वरना बहुत सारे मामलात हैं कि जो कि बहुत सारी चीजें अनडिक्लेयर्ड वेल्थ या बहुत सारी चीजें, मतलब कोई अनडिक्लेयर्ड वेल्थ नहीं है अभी तक। एवनफील्ड फ्लैट ही जो है जिसका सवाल नहीं होता, पूरा जवाब भी पता कर लें, उसका भी पता कर लें, उस पर कन्वर्ट कर दें, उस पर कन्वर्ट कर देते ना, करते तो सही जी। नहीं होता ना, उसमें कोई, उसकी हकीकत बड़ी डिफरेंट है जो उन्होंने बात की है। सही है। लेकिन अब अच्छा, अब एक और चीज़ है कल हुई है, वो ये है कि ह्यूमन राइट्स के आप लोगों के दौर में बड़े केसेस सामने आए हैं और वो ऐसे ऐसे हैं कि दिल दहल जाता है। अब रिसेंटली कल हुआ ये है कि मुराद सईद ने सदर साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि मेरी भी जान को खतरा है और मुझे धमकियाँ आ रही हैं। अगर मुराद सईद साहब सदर साहब के बजाय वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखें तो वज़ीर आज़म इस पर एक्शन लेंगे? कोई बिल्कुल लेंगे। कौन धमकी दे रहा है? ये तो फिर वज़ीर आज़म धमकी दे रहे हैं? यहाँ तो धमकी की बात है ना। आपने जो आज मुल्क का वज़ीर दाखिला है उस पर 15 किलो हीरोइन डाली थी। वज़ीर ने और एक सर्विंग जनरल जो ANF के हेड थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 15 किलो हीरोइन मिली है। 15 किलो हीरोइन मुल्क में सजाए मौत है जी। तो वो धमकियों की बात कर रहे हैं। बताएं, जो धमकी दे रहा है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग केस आप लेकर आए हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमने किसी को जेल नहीं डाला, हमने हीरोइन नहीं डाली, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये फर्क जो है, मैं कह रहा हूँ ये सब बातें पीछे रह गई हैं। नहीं, लेकिन आज मुल्क की मईशत जो है वो अवलीन तरजीह होनी चाहिए सबकी। लेकिन मतलब ये प्रॉब्लम्स तो है ना, और इसमें फिर आलमी दुनिया में हमारा मजाक भी होता है। प्रॉब्लम मतलब ये ह्यूमन राइट्स आकर बताएं किसने धमकी दी है यार? नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपने कहा ना राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर वो केस तो खैर उनका खारिज हो गया है और वजीर ने और जनरल ने आके उस पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जनरल साहब से आपने नहीं पूछा? वजीर को आप लोग बुलाते कि आओ भाई बताओ ना कहाँ है वो, अब बताओ आओ। किसके से दोनों को बुलाते? तो सारा दिन यही काम करते रहे, 3.5 साल यही काम करते रहे, मुल्क का तो कोई काम किया नहीं है। तो सीरियस चार्जेस थे। सीरियस चार्जेस नहीं है, उन्होंने जेल रखा, 1.5 साल जेल रहकर आए, सीरियस चार्जेस नहीं है। इसके यार शर्मिंदा तो हो जाए ना, माफी मांग ले यार, हमने तो वो कहते हैं मुझे उस जनरल साहब ने वो दी थी, रिपोर्ट दी थी, मैंने तो एज अ मिनिस्टर उस पर एक्शन लिया, मैंने कोई नहीं बनाया। तो छोड़ देते, माफी तो मांग लेना, माफी तो मांग। अगर आपके पास मैं मिसलीड हो गया, लेकिन वो तो इमरान खान साहब भी यही कहते हैं मुझे मिसलीड कर दिया जनरल साहब ने। हाँ, वो कहते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ सारे मिसलीड होते रहे, मुल्क का क्या बनेगा? क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि सलमान शहबाज भी इतने अरसे बाद 4 साल बाद वो मुल्क वापस आए। सलमान शहबाज सियासत में नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही। उन्होंने क्योंकि इल्जाम लगाया, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझ पे 4 साल तक पाकिस्तान आने पर मैं नहीं आ सका और मैं 4 साल बाद पाकिस्तान आया हूँ। झूठे केस बनाने की कोशिश की गई। किसने बनाए थे?
उस वक्त नैब ने इमरान खान की तो हुकूमत नहीं थी, क्योंकि 4 साल पहले तो ये इमरान खान साहब खुद कबूल करते थे जिम्मेदारी। नहीं, लेकिन जलसों में करते थे, मैंने फलाने को अंदर कर दिया। नहीं, वो तो करते थे, लेकिन सुलेमान के केस में खान साहब की हुकूमत उस वक्त नहीं आई थी, ये पहले चले गए थे। नहीं, हुकूमत के दौरान गए इमरान खान साहब। जी। तो इमरान खान साहब केसेस बनाते थे, वो खुद उनका अपना दावा है, मैं नहीं कहता हूँ। नहीं मतलब मेरा उन्होंने अमेरिका में 8-10 हज़ार आदमियों के मजमे में नाम लेकर कहा कि मैंने उसको अंदर कर दिया। मैं आपको दूर की बात तो नहीं कर रहा ना, मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर उनके दौर में हो रही थी तो फिर आप लोगों के बारे में जब वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं की। नहीं, वो कहते हैं ना कि हमारे पंजाब गवर्नमेंट के जो एहलकार थे, पंजाब पुलिस के, वो हमारे घरों में आए, औरतों की इज्जत पामाल हुई। किसने कहा? ये सब पीटीआई वाले सारे कहते हैं। पंजाब में हुकूमत उनकी है। नहीं, उस वक्त नहीं थी ना, तब जब हमजा शहबाज के दौर में ये सब सिलसिला हो रहा था। नहीं, बता दे ऐसा हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। मतलब वो शीरी मजारी और वो सब सिलसिला, उन पे भी इधर थाने में पर्चे वर्चे हो गए थे, तो ये पर्चे कहाँ से? मतलब आपकी गवर्नमेंट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है एज क्लेम्ड बाय देम। जितने देखें पर्चे होते रहते हैं, अगर आप कानून तोड़ेंगे पर्चा दर्ज हो जाता है। मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर कोई 30-40 पर्चे दर्ज हैं, अभी भी हैं। तो अभी जमानत पे हैं। नहीं, जमानत करा ले तो अच्छी बात, जमानत नहीं कराता यार, पकड़ लें। पर्चे दर्ज होते हैं, आप कुछ करेंगे, आप जुलूस निकालेंगे, पुलिस पर्चा दर्ज कर देगी, वो दाखिल दफ्तर हो जाता है। नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, आपको पुलिस इनको निकालने नहीं। जिस तरह राणा साहब कहते हैं कि मैं तो इंतजार करता रहा, इमरान आया ही नहीं। राणा साहब कहते हैं ना, मैं तो इंतजार करता रहा यहाँ सारा टोला बना के, और वो आए नहीं। होता है बात करने। आप यकीन करें, मेरे खिलाफ अभी भी सिंध में जेल तोड़ने का पर्चा भी है। जेल तोड़ने का तो आपके इत्तेहादियों ने खत्म नहीं करवाया? कब तोड़ी थी? सन 2000 में। अच्छा, तो आपके इत्तेहादियों से ये भी आपने खत्म नहीं कराया सर, तो फिर इत्तेहाद का क्या फायदा? हाईजैकिंग की पर्ची, हमने हाईजैकिंग की ट्रायल भुगती है, जहाज हाईजैक करने की। वाह, ये तो फिर हम हमारा बड़ा तजुर्बा है। आज आपके सामने अब हमारा पता चला टैलेंट आपका। तो हमें अब अंदाजा ही नहीं था, हम तो आपको जो है वो साबिक वजीर आजम और अब तो साबिक हाईजैकर भी है। फाइनली मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब की वापसी का क्या प्लान है? क्योंकि अब जो है वो वापसी का फैसला वही करेंगे। सियासत मुल्क में जारी है, उनकी पार्टी की हुकूमत है। इलाज कराने गए थे, अभी उनका इलाज बाकी है। अच्छा, अमेरिका में एक इलाज कराना है जो सबसे अहम है। अमेरिका में जी, पहले जा नहीं सकते थे, पासपोर्ट नहीं था, अब मेरा ख्याल है वो करवाएंगे अगले महीने। अच्छा, जो मेरी नॉलेज है, मैं कोई इसका दावा नहीं। मैं जो अखबारात में जो चीजें चल रही हैं वो यही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ही इज कमिंग बैक, और हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब राणा साहब और मरियम साहब भी वापस आएंगे, ख्वाहिश बिल्कुल है, सारी चीजें जल्द से जल्द आने वाले हैं। जी, सही है। और फाइनली जो राणा साहब ने ये कहा है कि हम इलेक्शन की तैयारी करके बैठे हुए हैं, और आप असेंबलियां तहलील करें, आप करें, अगर मगर मत करें, असेंबलियां तहलील करें, और हम तैयारी और भरपूर तरीके से आएंगे। PMLN पंजाब जीतेगी जी, इंशाल्लाह जी, गिवन द एंटायर सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको शौक है इलेक्शन करवा लें यार, असेंबली तहलील कर दें, चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, हमारा भी इख्तियार है, कदम एतमाद भी कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो तहलील कर दें। सही है, इलेक्शन हो जाएंगे, एक पार्टी हारेगी, एक जीतेगी, इसमें क्या है? तो वो जो जीतेगी वो तो मानेगी कि मैं जीत गया, जो हारेगी वो फिर तो ये नहीं कहेगी कि हम मज़ामत के बाद मुफाहमत करेंगे। उसको मौका मिले, मैं ये कहता हूँ कि उस मौके को ना होने दें, एक फेयर इलेक्शन करवा दें मुल्क में पहली दफा हो जाए, हो जाए एक दफा कर ही ले। मेरा ख्याल वो भी कह रहे हैं, साबिक वजीर आजम भी इस हद तक आगे। मैं तो 85 से हर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उससे पहले 70 का इलेक्शन भी देखा है, 70 का इलेक्शन भी देखा है, उससे पहले हम छोटे थे। बिल्कुल, तो इनमें से आप यकीन करें सबसे फेयर इलेक्शन जो गिने जाते हैं वो 70 का था और 85 का था। बिल्कुल वही गिना जाते हैं। अब उसके बाद बाकी इंतजार ही है, कोई दाएं से कोई बाएं से। तो अब कौन कराएगा अच्छा इलेक्शन, साफ सुथरा? भाई वो नजर आ जाता है, साफ सुथरा इलेक्शन कमीशन ही कराता है, उसके मामले में इंटरफियर मत करें, बस इंटरफेरेंस से गड़बड़ होती है, इंटरफियर वहीं से गड़बड़ होती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। खाना बाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बस इलेक्शन करवा लिए जाए।